MG विंसर ईवी प्रो क्लास का वो स्टूडेंट है जिसके 90% आ गए हैं, बट उसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। वो कमी रह गई 8-10% की। तो कहाँ पे वो कमी रह गई 8-10% की और कहाँ वो 90% में एक्सेल कर पाया है, दोनों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी MG की विंसर ईवी प्रो होगी। अब देखिए 90% वाला स्टूडेंट है तो ब्राइट तो है, ये तो नहीं बोल सकता आप कि भैया कमजोर है। क्लियर नंबर्स में भी नजर आ रहा है, पिछले 6-7 महीने से टॉप सेलिंग ईवी है भारत की। बट अब ईवीज बहुत सारी आ गई हैं और आने वाली हैं, तो कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। इसलिए वो रेफरेंस के क्लास का टॉपर हो सकता है, क्या यूनिवर्सिटी का टॉपर हो सकता है, वो वाली बात है। तो यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए क्या क्या किया गया थोड़ी देर में बताएंगे। बट ऑलरेडी 90% वाला है तो काफी चीजें ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, जैसे कि वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत शानदार है, फीचर्स बहुत हैं, स्पेस बहुत है और बैटरी एज अ सर्विस भी जो है वो आपके लिए ये चीज़ लेकर आ गए थे भारत में नई जो कि अगर आपको समझ में नहीं आती तो समझ लीजिए कि गाड़ी आप एक अलग तरीके से खरीदते हो, उस पर एक अलग लोन लोगे आप और बैटरी पे एक अलग से लोन लोगे, एक अलग फाइनेंस ऑप्शन है वो। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ NBFCs के साथ में कोलैबोरेशन था, बट अब ऑफिशियली सभी MG के कार्ड्स में 2 नेशनलाइज बैंक्स हैं, उन्होंने भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया है बैटरी एज अ सर्विस को, जिसमें कोटक महिंद्रा है और IDFC है। ये दोनों आगे, बाकी NBFC जो ऑलरेडी थी वो ऑलरेडी अब भी हैं। अब प्रो के साथ में एक्स्ट्रा तड़का लगाना था या एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने थे, उसके लिए इन्होंने 2-3 चीजें की हैं। नंबर 1, ADAS इसमें लगा दिया है। अब ये मॉड्यूल देखकर आपको लग सकता है कि भैया ये तो मतलब आपका रेडार बेस्ड मॉड्यूल है। जी नहीं, ये रेडार बेस्ड मॉड्यूल नहीं है, कैमरा बेस्ड मॉड्यूल ही है। ये सिर्फ दिखने के लिए लगाया गया है। वो दिखने के लिए इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि बाहर का जो मार्केट है वहां पर रेडार बेस्ड ये लोग ADAS लेवल 2 देते हैं, यहाँ पे कैमरा बेस्ड इन्होंने दिया है। तो नंबर 1 दैट थिंग, तो सारे जो ADAS लेवल 2 के सारे पूल ऑफ फीचर्स है वो आपको मिल गए हैं। नंबर 2 अगर आप बात करोगे, बूट एक्सेस करने के लिए अब थोड़ा स्मार्ट बूट हो गया है। एक बटन से, एक टच से या आपकी जो की है उसके अंदर भी अगर आप टच करोगे तो बूट जो है आपका अपने आप खुल जाता है और अपने आप बंद हो जाता है उसी 1 टच से, जो कि एक अच्छा एडिशन है। उसके अलावा सिर्फ इंटीरियर में थोड़े बहुत कलर कॉम्बिनेशंस चेंज किए गए हैं और एक बड़ा बदलाव बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, वो है बैटरी पैक जो है उसको बढ़ा दिया है। पहले आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था, अब 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। बाहर के मार्केट्स में आई थिंक 50 किलोवाट आवर ऑलरेडी बेच रहे थे, बट अब 52.9 सब जगह मिलेगा और इंडिया इज द फर्स्ट मार्केट टू गेट इट। इंडिया में असेंबल होती है, सेल्स बाहर से आते हैं, प्रिज्मेटिक सेल्स हैं, तो वो जो कहानी है वो ऑलरेडी है। और उसकी वजह से एक और चीज़ हुई है कि जो बैटरी पैक है उसकी विड्थ हल्की सी थोड़ी सी बड़ी है और लंबाई जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। मतलब बैटरी पैक जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है थोड़ी उसमें कटौती हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत कटौती तो डेफिनेटली हुई है। एक्स्ट्रा सेल्स लगे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रेंज भी आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगी। रेंज कितनी मिलेगी हम टेस्ट करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना टेस्ट करेंगे। बट ये मोटे मोटे चेंजेस हैं, उसके अलावा इसमें कोई और चेंज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो पहले वाली काफी कमियां थी वो अभी भी रह गई है। ADAS लेवल 2, स्मार्ट टेलगेट, V2V, V2L, कलर कॉम्बिनेशंस अलग, बड़ा बैटरी पैक, ये चेंजेस किए गए हैं, डेफिनेटली इसको ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। बट जो बुनियादी कमियां थी विंसर में वो अब भी बरकरार है, क्योंकि जनरेशनल चेंज नहीं है तो प्लेटफॉर्म वाइज काफ़ी कुछ चेंज नहीं किया गया है। उसकी वजह से एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं, जिसकी वजह से कई कमियां जो हैं वो भी आगे आ गई हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं। जैसे कि कई 2-in-1 वाले बटन है। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट में जो एक बटन दिया गया है स्टीयरिंग व्हील पे, एक बार टैप करोगे तो यहाँ पे दिखेगा करंट स्टीयरिंग व्हील इज इन लेफ्ट रियर व्यू मिरर कंट्रोल मोड। तो मेरे को लेफ्ट एडजस्ट करना है तो अभी मैं कर सकता हूँ, फिर मैं दबाऊंगा और AC का जो कंट्रोल मोड है वो एक्टिवेट होगा। लकीली AC के लिए डेडिकेटेड बटन भी दिए गए हैं, बट मेरे को राइट व्यू मिरर करना है तो वापस से मैं एक बार टैप करूंगा और राइट व्यू मिरर कंट्रोल मोड में आऊंगा और उसके बाद में मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। नाउ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब फैमिली में बहुत सारे लोग अगर चला रहे हैं तो सबकी अलग अलग हाइट भी होती है, जो मिरर है अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और सबको वो लर्निंग कर्व सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और सबको अलग अलग एडजस्ट भी करना पड़ेगा। फिर अगर आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें होती है। मैं इसको टैप करूँगा और 2-3 चीज़ें यहाँ पे रहती है। TPMS मेरे को दिखा देगा और जो ट्रिप की रीडिंग है, ओडो की रीडिंग है, ये सब चीज़ें आपको दिखा देगा। फिर मैं इसको लंबा जब प्रेस करता हूँ वॉल्यूम के लिए ये बटन काम करेगा। तो ये कई सारी चीज़ें 2-in-1, 3-in-1 वाली जो हैं वो कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए और लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अलग अलग लोग हैं फैमिली में। हमारे पास जनरली एक ही गाड़ी होती है, 2 गाड़ियाँ होती है और उन दोनों गाड़ियों को फैमिली के सभी मेंबर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आइस व्हीकल चला रहे हो, पेट्रोल या डीजल, और उसके बाद में इस गाड़ी में आओगे तो ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी बड़ा होगा सभी के लिए।
तो हो सकता है आप यंग हो, आपके लिए फिर भी चीज़ें थोड़ी हैंडी हो, बट अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, स्पेशली अगर मेरे पापा चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ही विल बी कंफर्टेबल विद दिस वन। तो ये जो चीज़ है इनको सॉर्ट डेफिनेटली करनी चाहिए थी कि काफ़ी चीज़ें टच बेस्ड की जगह डेडिकेटेड बटन दे देते, और ये 2-in-1 3-in-1 की जगह डेडिकेटेड बटन उनके भी दे देते तो थोड़ा ईजी हो जाता। मतलब ORV में एडजस्ट करने के लिए मैं 2-in-1 3-in-1 क्यों करूँ? तो वो जो 10% मार्क्स की कटौती इसको हुई है, उसमें इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक और चीज़, 360 डिग्री कैमरा तो दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। 2D 3D तरीके से अगर आपको देखना हो, अलग अलग एंगल पे देखना हो, तो आप देख सकते हो, अच्छी बात है ये बहुत। बट जो क्वालिटी है इस 360 डिग्री कैमरा की, वो ईजिली सब 20 लाख में सबसे खराब में से एक है। ये ग्रास एकदम ऐसे लग रहा है कि कोई 1-2 साल पुरानी है, अभी नई नई बारिश हुई, एकदम मस्त ग्रीन हो रहा है, बट ये ग्रीन लग नहीं रहा है। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी, और इसी वजह से वो 10% मार्क्स जो मैंने काटे हैं ना, उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब जो अगली कमी है ना, वो एक्चुअली प्रेफरेंस भी हो सकता है। इंडियंस को लाउड हॉर्न्स बहुत पसंद है, तो अगर आपको पसंद है कि आपको अंदर भी उतनी आवाज़ आए जितनी बाहर भी आवाज़ आती है, सुन के देखिए, एकदम प्रॉपर लाउड फील है। बाहर भी आपको बढ़िया आवाज़ आती है और अंदर भी आवाज़ आती है, पर मुझे लगता है कि अंदर थोड़ी सी कट डाउन होनी चाहिए थी इन दैट सेंस, जो कि थोड़ी सी कमी यहाँ पे रह गई है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस तो दे दिया है, बट लैगी है। हमने एंड्रॉइड ऑटो भी कनेक्ट करके देखा है, एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट करके देखा है, कई बार ये लैगी हो जाता है और होम स्क्रीन पर ही नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट ये बहुत ही कंसिस्टेंट इशू है। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इशू हम यूजुअली चाइना सोर्स्ड कंपनीज के साथ में देखते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। ये हेक्टर में भी देखा है हमने, इसमें भी देखा है, इनफैक्ट ZS EV में भी देखा है। और इसमें क्योंकि नई स्क्रीन आ गई थी, नया UI वगैरह दिया गया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बेहतर होगा, बट विंसर के जैसे ही विंसर EV प्रो में भी सेम प्रॉब्लम्स है। स्पेस वाज नेवर अ प्रॉब्लम विद विंसर, और EV प्रो में भी जो है, मतलब प्रो वर्जन में भी सेम ही चीज़ आपको नजर आती है कि 2-6.5 फीट के बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो आराम से बैठ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट इस सीट को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया था कि सोफा वाला एक्सपीरियंस, जो कि है भी, कि लाउंज एक्सपीरियंस आपको दिया है, और अच्छे खासे एंगल पे रिक्लाइन भी हो जाती है। ये देख रहे हो, अच्छे खासे एंगल पे अभी सामान रखा हुआ है, बट उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। जो दिक्कत है, जो कि कई कस्टमर्स ने भी रिपोर्ट किया, वो ये है कि लंबे टाइम तक जब आप इस व्हीकल को चलाते हो, स्पेशली अगर आपके बैक के इश्यूज हैं, तो इस तरह की कुशनिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है। थोड़ी सी स्टिफेंड अप यहाँ पे होनी चाहिए थी, थोड़ी सी और फर्म होना चाहिए था ये कुशन जो है, जो कि उस प्रॉब्लम को शायद थोड़ा सा दूर कर सकता था। बट अदरवाइज आई थिंक द क्वालिटी लेवल्स, अगर आप ओवरऑल इंटीरियर की बात करोगे, जो कि इसकी खास बात थी वो अभी भी है, स्पेस इसकी खास बात थी वो अभी भी है, म्यूजिक सिस्टम इज़ फैंटास्टिक, जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। जो आप 17.5 लाख 18 लाख 20 लाख की गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हो, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वो वाली है नहीं। तो इससे पहले कि मैं आपको रेंज टेस्ट सेक्शन में लेकर जाऊं, क्योंकि हम पैरेलली रेंज टेस्ट भी कर ही रहे हैं, परफॉर्मेंस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जिसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा कमी लगी उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपने विंसर चलाई हो रेगुलर, तो उसके अंदर एक कमी शायद मैंने भी बताई थी और कई और लोगों ने भी बताई होगी, कि सस्पेंशन जो थे वो थोड़े से स्टिफ फील होते थे। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, अंडुलेशंस जो हैं वो आपको फील हो रहे हैं। अगर आप रेगुलर विंसर चला के आओगे और उसके बाद में ये प्रो वर्जन चलाओगे, मतलब टॉप एंड वेरिएंट चलाओगे, देन यूल रियलाइज कि एक्चुअली विंसर में उतनी बड़ी कमी है नहीं, विंसर प्रो में ये ज़्यादा बड़ी कमी है, क्योंकि जो छोटा भी एंडुलेशन है ना, छोटा भी, वो आपको फील होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपने बैटरी पैक बढ़ाया है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, ओवरऑल वेट गाड़ी का बढ़ा 100 kgs, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत स्टिफनिंग करनी पड़ती है। बट सस्पेंशंस को थोड़ा प्रोग्रेसिव रखने का ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट जब आप हायर स्पीड्स पे चल रहे हो, आई एम नॉट डूइंग हायर स्पीड्स बाय द वे अभी, बट अगर आप हायर स्पीड्स पे चल रहे हो तो आपका सस्पेंशन ज़्यादा चिपक के चलना चाहिए ना। यहाँ पे उल्टा होता है कि वेट तो बड़ा है, सस्पेंशन की स्टिफनिंग जो है वो भी इन्होंने थोड़ी बहुत की होगी, थोड़ी ट्यूनिंग वाला किया होगा, पर हल्का भी एंडुलेशन है ना आपका, हल्का सा भी, थोड़ी बहुत भी अगर रोड पे अगर पैच वर्क हुआ है, या इनफैक्ट मक्खन रोड भी है और हल्का सा ऊपर नीचे हुआ है, तो यू विल फील एवरी बिट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। देयर इज दिस मूवमेंट लगातार, ऐसा 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 ऐसा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप हायर स्पीड्स कर रहे हो, जैसे कि अभी तो मैं 50 के आसपास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स ही 50 के आसपास है, 50-60, बट अगर आप हायर स्पीड्स कर रहे हो तो जो विंड नॉइज़ है ना, जो NVH लेवल्स हैं, वो थोड़े बेहतर होने चाहिए थे। एंड इट्स एन ईवी, ईवीज़ के साथ में आप जनरली एसोसिएट करते हो कि एकदम शांत होगी, एकदम शांत तो देखिए होती नहीं है कोई भी गाड़ी, टायर्स की भी नॉइज़ होती है, फिर मोटर की भी नॉइज़ होती है, बाकी चीज़ों की भी नॉइज़ होती है, विंड अगर हो तो उसकी भी नॉइज़ होती है,
बट आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो वो दोनों पे अप्लाई होता है, फिर चाहे ईवी ले लो चाहे नॉन ईवी ले लो। तो अगर आप ईवी लेकर भी आपको 80 की स्पीड पर भी वो विंड नॉइज लगातार सुनाई दे रही है ना, तो वो एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं है, कंपैरेटिवली वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। बट जब आप वैल्यू प्रोपोजिशन सारा गेम देखते हो कि भाई 17.5 लाख में इतनी सारी चीजें आपको दे दी है, तो उसके बाद में वो चीजें थोड़ी ठीक लगने लग जाती है। बट आई विश दे इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम दे वर्क ऑन एन अपडेट और द जनरेशन चेंज व्हेन दे डू, तब ये फिक्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप बात करोगे हैंडलिंग वाइज, वो एक मूवमेंट है, बट स्टीयरिंग जो है ना, फील जो है वो एक्चुअली स्टीयरिंग का फील अच्छा है। और टर्न्स पे भी आप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग लगेगा और ना ज़्यादा बॉडी रोल फील होता है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो वेट है मोस्टली क्योंकि बैटरीज का ही वेट है और लोअर उसको रखते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसी जगह भी इन्होंने चुनी है मतलब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे ट्विस्टीज एंड टर्न्स है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड्स नहीं कर पा रहे हैं बट ट्विस्ट आ रहे हैं हमारे पास में, तो वो बॉडी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा फील आपको नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बाट है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट्स स्पोर्टी टू द लेवल की आप बोलोगे भैया बहुत ही अच्छा प्रिसिशन है, बट फॉर अ रेगुलर कार आई थिंक इट हैंडल्स रियली वेल। ओवरऑल चलने में गाड़ी अच्छी है, मोस्ट लोगों को इससे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एंथुसियास्ट किस्म के हो तो आप डेफिनेटली शायद इसको कंसिडर ना करो, एंड आई डोंट थिंक इवन MG इज टारगेटिंग कि एंथुसियास्ट जनता इसको खरीदे। मोस्टली फैमिली बायर जो हैं उनके लिए अगर आप देखोगे बढ़िया चलती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं रेंज टेस्ट सेक्शन में। 416 किलोमीटर की टेंटेटिव रेंज ये दिखा रहा है, 97% चार्ज है। वैसे मैंने जब लिया था 100% था, बहुत जल्दी 98% दिखाने लग गया और अब 97% हो गया, जबकि मैंने सिर्फ होटल का एक चक्कर लिया है। सो दैट्स द स्टेटस। AC हमेशा ऑन रहेगा, जो रेगुलर लिमिट्स हैं मतलब आसाम में वो हम लिमिट्स फॉलो करने वाले हैं जो रोड की लिमिट्स हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑलराइट, टाइम फॉर द नेक्स्ट अपडेट, और बड़ी अपडेट है क्योंकि काफ़ी किलोमीटर हमने चला लिया है, लगभग 71 किलोमीटर के आसपास हमने चला लिया है। जब गाड़ी चलाना शुरू करा था तो 778 किलोमीटर ओडो की रीडिंग थी, अभी 849 हो गई है। सो लगभग 71-72 किलोमीटर के आसपास। और बैटरी जो इसने खाई है इतनी डिस्टेंस कवर करने में, दैट इज़ अबाउट 25%। इस ड्राइव में जहाँ पर एक एडवांटेज मुझे नज़र आ रही है MG विंसर को, वहीं पे एक डिसएडवांटेज भी है। पहले डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हम हिली सेक्शन में हैं, हम मेघालय की तरफ जा रहे हैं। गुवाहाटी से शिलोंग जब आप जा रहे हो तो काफ़ी ठीक ठाक इंक्लाइन कई जगहों पे लगेगा, कई जगह पे जहाँ पर स्टीप आपका इंक्लाइन हो तो आपको थ्रॉटल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। बट उसको काउंटर करता हुआ एक एडवांटेज ये भी है, क्योंकि आप हिली सेक्शन में हो, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के साइड में चला रहे हो, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड्स वैसे भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो नेशनल हाईवे की स्पीड्स है वहाँ पर भी बहुत सारे सेक्शन हैं वहाँ पे कई बार 30 हो जाता है, कई बार 40 हो जाता है, कई बार 25 हो जाता है, कई बार 50 हो जाता है, और कुछ जगह पे जहाँ पे स्ट्रेट पैचेस हैं स्पेशली असम की तरफ, वहाँ पे 80 किलोमीटर तक की स्पीड्स हमें मिली। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमने मेंटेन की है, तो ये एक एडवांटेज के जैसे भी काम कर रहा है। ऑलराइट, तो जब से चलाना शुरू किया है हमने तब से हम 118 किलोमीटर्स चल चुके हैं और 118 किलोमीटर चलने में इसकी बैटरी हमने ली है लगभग 41%, और अभी भी जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 56% है। और अभी उतर रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत वो रीजन वाली जो चीज़ें हैं वो काम आती है। अभी देख रहे हो ये माइनस में आ जाता है किलोवाट जो दिखा रहा है आपको, तो आप इसको जितना बेटर कंट्रोल कर पाओगे उतनी बेटर रेंज आपकी मिल जाएगी। मतलब वो आइस के केस में भी है कि थ्रॉटल इनपुट जितना आपका आराम से होगा उतनी ज़्यादा आपकी फ्यूल एफिशिएंसी निकलती है, और यहाँ पर भी जो बैटरी की एफिशिएंसी वो बेहतर निकलेगी अगर आप थ्रॉटल पे बहुत ज़्यादा भार नहीं दोगे। और रीजन भी जो है मैंने स्ट्रॉन्ग पे सेट किया हुआ है और नॉर्मल मोड में चल रही है। इको प्लस में चलाओगे या इको में चलाओगे आई थिंक, तो उस वक्त आपको और ज़्यादा बेहतर रेंज ये दे सकती है। बट दैट्स द अपडेट। ऑलराइट, एक इंटरेस्टिंग अपडेट, लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दी थी तो 117 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया था। अभी ओडो की रीडिंग 921 है, दैट मीन्स लगभग 142 या 143 किलोमीटर हम कर चुके हैं जब से हमने स्टार्ट किया है। पर जो बैटरी की परसेंटेज ड्रॉप हुई है वो पिछली बार से सिर्फ 3% हुई है। मतलब लगभग 25 से 26 किलोमीटर करने में हमें सिर्फ 3% बैटरी हमने इस्तेमाल की है। लॉजिक उसका क्या है? लॉजिक है स्ट्रॉन्ग रीजेन और डाउन हिल ड्राइव। जाते वक्त हमें अप हिल जाना था,
वहाँ पे रीजन ऑफ कोर्स अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा था जैसे उसको करना है, बट डाउन हिल में जब भी आप अप्रोच कर रहे हो पहाड़ों में, स्पेशली टर्न्स आ रहे हैं, ट्विस्ट आ रहे हैं, वहाँ पर आपको नेसेसरीली ब्रेक भी दबाना पड़ता है और डी एक्सेलरेट भी करना पड़ता है। तो आप डी एक्सेलरेट करो या ब्रेक करो, रीजन जो है बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, मतलब शानदार ही काम कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि मात्र 3% हमने लिए हैं लास्ट अपडेट से और उसके बाद भी 25-26 किलोमीटर हमने कर लिए हैं। अमेजिंग। एंड द लास्ट अपडेट ऑन द रेंज टेस्ट, 957 किलोमीटर ऑन द ऑडो। जब हमने शुरू किया था तब 778 किलोमीटर थे, दैट मीन्स लगभग 179 to 180 किलोमीटर हमने चलाया है। इंटरेस्टिंगली जो लास्ट के 10% है, मतलब 56 से 46% आने में हमने 61 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स जो प्रॉपर रीजन है वो शानदार काम किया है। तो अब फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या रेंज देगी और क्या कुछ मामला है इस गाड़ी का। तो हिसाब किताब लगा लेते हैं। 179 किलोमीटर हमने चलाई है, 194 किलोमीटर की रेंज ये अभी भी दिखा रहा है। तो अगर मैं इसकी एस्टिमेटेड रेंज को रियल मान लूँ तो लगभग 373 किलोमीटर है। दैट मीन्स आप कंफर्टेबली 350 किलोमीटर इस गाड़ी से आराम से कर पाओगे। अगर आप थोड़ा तेज़ भी चलाते हो, स्लो भी चलाते हो, मिक्स कंडीशन में आप आराम से 350 किलोमीटर करोगे। अगर आप बहुत ही तसल्लीदार वाले आदमी हो तो उस केस में आप 400 किलोमीटर भी जा सकते हो। बट मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ कि आपको 55 यूनिट्स खर्च करनी पड़ेगी इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि लगभग 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 55 यूनिट आप खर्च करोगे। अब 55 यूनिट के लिए आपका जो खर्चा मैं 8 रुपये के हिसाब से मान लेता हूँ, विच इज़ स्लाइटली हायर, तो 450 रुपये के आसपास आप लगाओगे, 440 टू बी प्रिसाइज, 373 किलोमीटर कवर करने में, विच इज़ नॉट अ बैड डील टू बी ऑनेस्ट। फ्यूल तो ऑफकोर्स आपका बहुत ज़्यादा लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो इन शॉर्ट, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हो, से मुंबई टू पुणे, जयपुर टू दिल्ली करना है, दिल्ली टू चंडीगढ़ करना है, इन सब डिस्टेंसेस कवर करने में आप आराम से एक फुल चार्ज में इस गाड़ी से कर सकते हो, नो मैटर हाउ यू ड्राइव इट, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। नाउ जो कमियां मैंने बताई है वो 10% जो बचा है, एक तो मुझे लगता है कि मेजर फेसलिफ्ट जब तक नहीं होगा, जब तक आप प्लेटफॉर्म में वो इलेक्ट्रॉनिक्स चेंजेस नहीं कर सकते हो, तब तक ये कमियां तो इस गाड़ी में रहने ही वाली है। अगर आप उन कमियों के साथ में रह सकते हो, देन दिस कैन बी योर नेक्स्ट कार। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। द ओनली इशू आर दोज लिटिल हिकअप्स जो इनको फिक्स करने चाहिए थे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।